हिंदी व्याकरण का सेकेंड लेक्चर है। हिंदी व्याकरण का सेकेंड लेक्चर स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जा रहा है एकदम फाइनली, ठीक है ना। चलिए इसका नेक्स्ट लेक्चर कहते हैं वर्णों की मात्राएं। वर्णों की मात्राएं क्या होती है, ठीक है ना। वर्णों की मात्राएं किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। देखिए अब व्यंजन एक अलावे भी था, जैसे जैसे क्या है, तो काका की लिखेंगे का की, तो ये सब जितना भी अभी और आएगा इसको ऐसे 12 खड़ी कहा जाता है। 12 खड़ी कहा जाता है, ठीक है ना। तो कहते हैं व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वर मूलक का चिन्हों का प्रयोग करेंगे। स्वर मूलक चिन्ह क्या था? जैसे का में कहे थे आ रहेगा तो हो जाएगा का, तो मूल स्वर के रूप में आ का यूज किया गया था, ठीक है ना। तो इसमें जो चिन्ह यूज हुआ इधर वाला, इसी को क्या बोला गया? इसी को कहा गया मूलक, स्वर मूलक चिन्ह। स्वर मूलक चिन्ह का मतलब फिर से समझिए। स्वर मतलब जैसे आ लिखे थे तो एक पाई पढ़ाया था ना, आ पर एक आ, और उसी प्रकार से ई में ई के जैसा इसको ऐसा लिखा जा सकता है। जो यहाँ पे कुछ नहीं था तो ऐसे लिखेंगे, और जो ऐसे किया हुआ था उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग बोले स्वर मूलक चिन्ह। स्वर मूलक चिन्ह, तो ये स्वर मूलक चिन्ह का व्यवहार होता है, इन्हीं को मात्राएं कहती है। जैसे ये पहला मात्रा हुआ आकार, ठीक है ना। पहला मात्रा को आकार, ये मात्राएं 10 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ये मात्राएं कितनी होती है? 10। ऐसे 12 खड़ी में ये 10 मात्राएं हैं, ठीक है ना। जिसमें आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, इसको कहते री रहेगा। री क्री का होगा तो यहाँ पे ऐसे लगा रहेगा तो उसको क्री कहेंगे। ला होगा यहाँ पे ऐसे लगा होगा तो ली कहेंगे, ठीक है ना। अब पा में पृच्छा, तो यहाँ पे प्री, पृच्छा सुनेंगे पृच्छा, तो ये हो गया प्री, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर बा हो तो यहाँ पे ब्री, ब्रिसह मीन्स बैल, तो ब्रिसह मीन्स बैल, तो यहाँ पे ब्री यानी ऐसे को कहा जाता है, ठीक है ना। री कहा जाएगा इसको, री। एकार एकार आयकार ओकार औकार, है ना। इसके अलावे जो आयोगवा हुए थे उसको अनुस्वार और विसर्ग। फिर से एक बार रिवीजन। आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, रीकार, एकार, आयकार, ओकार, औकार, ठीक है। इसको पढ़ने आ गया। ये मात्राएं केवल व्यंजन में लगते हैं। जैसे अगर स्वर में क्यों नहीं लगे, तो स्वर में अगर हमको व्यंजन इसको दीर्घ बनाना होगा तो देखिए यहाँ लगाएंगे। अब इसका दीर्घ का मतलब ऐसा होता है, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए का है और व्यंजन बनाना, दीर्घ बनाना, तो इसको यहाँ पे लगाएंगे। तो ये सिर्फ व्यंजन में यूज होता है, स्वर में ऐसा यूज नहीं। स्वर को स्पेशल नाम दे दिया गया, ऐसा हो गया तो ये दीर्घ हो गया, ठीक है ना। और ऐसा से ऐसा कर दिया तो ये दीर्घ हो गया। लेकिन यहाँ पे यूज कर रहा है कि ये जो मात्राएं 10 मात्राएं हैं, ये 10 मात्राएं सिर्फ व्यंजनों में लगती है, ठीक है। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब व्यंजनों में इसका यूज हुआ, ठीक है ना। जैसे का, की, कु, के, कै, को, कौ। पढ़ने कैसे इसको? का आकार, हर्षी का हर्षई, का दीर्घई, कु हर्षऊ, का दीर्घऊ, का एकार, का आयकार, को यानी को क्या कहेंगे? का ओकार, कौ को क्या कहेंगे? का औकार। अब है अनुस्वार और विसर्ग। कहते ये दोनों भी व्यंजन है, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर वर्ण मिला हुआ है। जैसे आ में एक बिंदी मिला दीजिए तो अन हो गया, आ में एक बिंदी मिला दिए तो क्या हो गया? अन। और आ में विसर्ग मिला दिए आह,
क्या बोलेंगे? आ। तो ये भी एक व्यंजन है, ये स्वर नहीं है। ठीक है, आ, अन और आ ये दोनों व्यंजन है। इस व्यंजन का नाम क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं? 2, अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर और ये दोनों अयोगवाह है, क्योंकि ये स्वर के बाद किंतु स्वर से अलग लिखे जाते हैं, और लिखे या बोले जाते हैं। जैसे अतः, स्वर के बाद बोला गया अतः, और यहाँ पे क्या कर रहा है? दुख। देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है ना, तो ये दोनों विसर्ग का यूज हो रहा है, अनुस्वार और विसर्ग, तो विसर्ग का यूज हो रहा है। अब कहता है इसके अलावे टवर्ग में क्या दिए थे? तो टवर्ग में एक आया था, टवर्ग में एक आया था, टवर्ग में एक आया था यहाँ पे अड़ा, या सॉरी डा, और एक था ढा। लेकिन यहाँ पे दोनों जगह बिंदी डाल के नया नाम दे दिया गया। ये नया नाम, एक को बोला गया अड़ा और दूसरा को बोला गया अढ़ा। अड़ा, अढ़ा, पढ़ाई, पहाड़। तो इस प्रकार से अड़ा और अढ़ा ये हिंदी के 2 अतिरिक्त टा वर्गीय हैं। हिंदी के अतिरिक्त ये टा वर्गीय हैं, टा वर्ग में आने वाले व्यंजन है। ये शब्द के शुरू में कभी नहीं आते हैं। कभी आप देखो पहाड़ लिखा जैसा रहता है, प हा अड़ा, लेकिन ये अड़ा है, किसी के पहले लिख रहा है स्टार्ट होता है, अड़ा आ जाता है। अब कभी अंताक्षरी खेलते हो, अड़ा आ गया लास्ट में, तो उसको बोल पाते हैं? है ना? तो कुछ इधर उधर ताम झाम करके बोल दिए, लेकिन वो गलत है। कोई भी शब्द अड़ा से और अढ़ा से स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, जैसे ढक्कन, अरे ऐसा ढक्कन है तो ऐसे कर दे, तो ये नहीं होगा। ये होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पे अढ़क्कन, इसको अढ़क्कन पढ़ा जाता है, नहीं ढक्कन, तो ये बिंदी गायब रहती है वहां ढक्कन में। ठीक है ना? तो ये दोनों है अड़ा और अढ़ा, ये कभी भी शब्द के शुरू में नहीं आते हैं, शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं। ये या तो बीच में आते हैं या फिर ये अंतिम में आते हैं, स्टार्टिंग फेज में ये नहीं आते हैं। देखिए कहता है इनका किसी व्यंजन से संयुक्त रूप भी नहीं होता है। किसका? अड़ा और अढ़ा का किसी से जोड़ करके भी उसको नहीं बना सकते हैं। अभी देखिए जोड़ करके बनाया गया था व्यंजन के साथ। जैसे अब जोड़ जोड़ के क्या क्या बनेगा ये मैं आपको अभी कुछ समय में बताऊंगा। संयुक्ताक्षर में, संयुक्ताक्षर के बीच में मैं बताऊंगा अभी। तो इसमें किसी प्रकार के संयुक्त रूप भी नहीं, इसका एक स्पेशल नाम है ना? जुड़ करके नहीं बनेगा। जैसे जुड़ करके बनने वाला है जो शब्द, उसको पहले जिक्र कर ही देते हैं। देखिए ये हिंदी में ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये अकेले नहीं बना है, व्यंजन व्यंजन जुड़ के बना है। जैसे का क्या था? तब व्यंजन था। अब मूर्धन्य स क्या है? व्यंजन है। ये मूर्धन्य स है ना, ये व्यंजन है। तो ये दोनों जब जुटेगा तो ये संयोगी छा बनेगा। संयोगी छा का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, संयोगी छा कैसे बनता है? संयोगी छा एक संयुक्ताक्षर है, संयुक्त व्यंजन है। तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो का और मूर्धन्य स के जोड़ने से संयोगी छा बनता है। ता और रा को जोड़ने से त्राण बनता है। तलाबी सा और रा को जोड़ने से श्रावण, श्रावण। और यहाँ पे एक और नाम आएगी श्रृंगार, श्रृंगार नहीं श्रृंगार कहते हैं, श्रृंगार हम बहुत श्रृंगार पहन ले हैं। तो श्रृंगार क्या बोलेंगे? श्रृंगार। इसको क्या बोला जाएगा? श्रृंगार। तो ये सब जो शब्द है ये किसी खास अक्षर से मिल करके, किसी खास वर्ण से मिल करके बने हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पहला क्या दिखा गया? का और मूर्धन्य सब मिलके संयोगी छा, ता और रा मिलके त्रा, तलाबी सा और रा मिलके श्रा, जा और इया मिलके ज्ञा। ज्ञा का निर्माण कैसे हुआ?
तो जा और इया मिलके ज्ञा का निर्माण हुआ। तो ये सब संयुक्त व्यंजन है। ये चारों क्या है? संयोगी छा, त्रा, स्रा और ज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो वही कहता है कि ऐसे भी ये सब का निर्माण नहीं हुआ है। अड़ा को किसी के साथ कोई मतलब नहीं रहा और अढ़ा का किसी के साथ कोई मतलब नहीं रहा। जैसे पहाड़, तो यहाँ पे पहा अड़ा पहाड़, कोई संयुक्त नहीं है। पढ़ाई, अब देखने में लगा इसको बहुत लोग तो पढ़ाई अभी पढ़ाई गई कुछ लिखा है, तब पढ़ाई, पढ़ाई नहीं है। इसको मैं समझने के लिए बता दिया हूँ कि ये पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है। ठीक है, पढ़ाई, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। इसको शुद्ध लिखने का तरीका ये है। ठीक है ना। अब कोई बच्चे इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, पढ़ाई, पढ़ाई ऐसे नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्या होगी ये? पढ़ाई, पढ़ाई। अब संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से जो नए अक्षर बनते हैं उसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। संयुक्ताक्षर के बीच में स्वर नहीं आता है। अब जब यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे बीच में आ ये सब नहीं आ सकता है। तो जैसे रा लगा दिए, कभी रा वैसे लगाते हैं, कभी रा, कभी देखते हो प्रा में ऐसे लगा दिए, और पर्वत में पर्वत में ऐसे लगा दिए, प्रवीण में ऐसे लगा दिए। तो ये सब अलग अलग ढंग के लगा दिया जाता है रा को। तो यहाँ पे देखियो कार्य का यहाँ काहे नहीं लगाए थे, इस सब के पीछे कारण है और मैं आगे के सिलेबस में पढ़ाऊंगा कि यहाँ पे रेफ का यूज ऐसे यूज क्यों किया जाता है और कहीं कहीं ऐसे यूज क्यों किया जाता है। जैसे कभी यूज ऐसे किया गया तो कभी यूज ऐसे किया गया। रा का, ठीक है ना। और इसको पढ़ने की तरीकाएं क्या होगी ये भी बात की क्लास में देखेंगे। तो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से जो अक्षर बनते हैं उसे संयुक्ताक्षर कहा जाता है। संयुक्ताक्षर के बीच में स्वर नहीं आते हैं। इसके बीच में जब संयुक्ताक्षर हो रहा है तो बीच में स्वर कहीं नहीं है। सब देख रहे हो ना कि आप व्यंजन आ रहा है, कहीं स्वर आ रहा है तो नहीं व्यंजन आ रहा। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए का और एगो ई लिखते हैं और यहाँ पे रेफ देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए रेफ माने रा होना था, रेफ मतलब क्या होना था? रा। का राई हम लिखना चाहते थे, करई, का रा ई दीर्घ। अब हम ई बुला लिए। अब मान लिया जाए हम लिख रहे हैं रेफ देके, रा को तो रेफ भी कहते हैं, तो लिखेंगे का रा ई। तो देखो कई पढ़ा गया ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, ध्यान दो, यहाँ पे कहने का मतलब है कि कभी भी संयुक्ताक्षर जब लिखना होता है तो बीच में स्वर नहीं आता है। अगर स्वर आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने गड़बड़ एक देख लिया। ठीक है ना, कि बीच में एक डाल दिए, क्या स्वर डाल दिए, ये क्या है? स्वर है। और डालने के बाद रा को जब उच्चारण किया गया तब काराई से बन गया कई और रा गायब हो गया ना। तो इस प्रकार कहा गया क्या कि संयुक्ताक्षर बीच में नहीं आ सकते किसी को जोड़ने के लिए। अब हिंदी में ये संयुक्त व्यंजन है, इसके बारे में तो अभी आप देख ही लिए। और कहता है कि वर्णमाला में ये सब का स्थान नहीं दिया गया। कहीं स्थान था वर्णमाला में? अभी 52 को जो 48 को जो वर्णमाला देखे उस 48 को में ये था संयोगी छत्र स्र नहीं था, क्योंकि ये स्पेशल बना ही नहीं, ये किसी से जुड़ करके बना है, अकेले नहीं है। अब मोबाइल में कभी भी आपको लिखना रहे तो ये सब अगर नहीं मिलेगा तो आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? का को आधा कर देना और जैसे ही मूर्धांश डालोगे तो लिखा जाएगा संयोगी छ। ठीक है ना। और ये मोबाइल में होता है, ऐसे लिखा जाता है। जो टिपटिपा मोबाइल आती है ना ओकरा में आप ऐसे लिखोगे। संयोगी छ लिखना रहेगा तो नहीं लिखाएगा, बटन पर गायब रहेगा संयोगी छ। तो कैसे लिखेंगे? का में आधा कर देंगे, का आधा हो जाएगा और पूरा सा देंगे, तो इस प्रकार से संयोगी छ लिखा जाएगा। अब हिंदी में ध्वनियों का उच्चारण स्थान, कैसे कैसे हिंदी में ध्वनियों का उच्चारण स्थान होता है। तो उच्चारण स्थान किसे कहते हैं इससे पहले देख लीजिए। तो मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनि निकलती है, अब वर्णों की ध्वनि अंदर से कंठवा से निकलता है। ठीक है ना। एक बताए थे आपको बायोलॉजी जब पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे दो सुराग होती है, एगो कंठ द्वार कहते हैं और एगो निगल द्वार। ठीक है ना, एक कंठ द्वार था, एक निगल द्वार। तो जब बोलने की आवाज आती है तो कंठ द्वार खुल जाता है, निगल द्वार बंद हो जाता है। एगो ठेपी लगी होती है, उसको कोची कहते हैं?
आज जब पानी पीते हैं तो कंठ द्वार बंद हो जाता है, निगल द्वार खुला रहता है। जब एक गिलास पानी पीते हैं तो नहीं आप रुक करके फिर से सांस लेते हैं, ठीक है, सांस ऐसे डायरेक्ट ले पाते हैं नहीं, तो वहां पे 2 द्वार होती है, ठीक है। बताइए इतना जल्दी भूल गए। तो मुंह के जिस भाग से वर्णों की ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे क्या बोलेंगे, उच्चारण स्थान बोलेंगे। तो एक जगह, एक दो जगह से नहीं, कई जगह से ये ध्वनि निकलेगी। चलिए सबसे पहले है कंठ वर्ण। क्या है, कंठ वर्ण। कंठ वर्ण कंठ से जो निकलेगा वो होगा, कंठ से। कंठ वर्ण किसे कहेंगे, जिसका उच्चारण में कंठ का उपयोग हो, है ना। ये कंठ जिलाएंगे, घरे ज्यादा चिल्लाएंगे तो कुछ कहेंगे, मार के कंठ फोड़ दो, तो वो कंठ हो गया। क्या है, कंठ। आ लगे, आ बोलिएगा ना, आ कस के बोलते रहते कंठ में दर्द देने लगेगा, मारेंगे ना, कंठ दर्द देने। तो आ, इसमें भी कंठ, का बोलते रहिए तो लगेगा कंठ से आवाज आओ, कंठ दर्द देगा। उसी प्रकार ख, ग, घ, अंगा, ये सब कंठ से निकलती है। अब तालवय वर्ण क्या होती है, तालवय वर्ण तो तालु से निकलता है चपक करके। जैसे ई जब बोल रहे हैं ना तो लग रहा है कि यहाँ से आवाज निकल रहा है, जीभिया और दंतवा मिलके जीभिया से आवाज निकालता है। देखिए जब बोलिए चा, तो चा क्या करता है, दोनों दांत को ध्यान में रखिए, और जीभ, ये जीभ हो गया और ये दोनों दांत हो गया। क्या करेंगे अब, ये दांत से जीभ को चापेंगे और तनी सु खुला रखेगा ये, अब ऐसे लिखागा चा, हो जाता है ना चा, है ना, वही होती है। तो ये तालु से आवाज निकालता है। ई देखिए, ई का किया, दांतवा को जीभिया से नहीं चाप लिया, देखिए तो ई बोल के ई बोलिए, ध्यान दीजिए, ये दांत जो है और जीभ को थोड़ा सा टच किए हुए, हवैया इन्हें नहीं निकले दे रहा है, हवैया आगे से निकले दे रहा है। तो ये कंठ से आवाज नहीं आ रही, ये कहां से आ रहा है, तालु से आ रहा है। जीभ ऊपरे वाला तलवा से आ रहा है, नीचे वाला तलवा, ऊपरे वाला तलवा से। इसलिए ई, चा, छा, ठीक है, जा, झा, या जितना भी है सब एक के नियन बोलाएगा। या, सा, सब तालु है। मूर्धन्य वर्ण क्या है, मूर्धन्य वर्ण मुद्रा से निकला, मूर्धा से निकला हुआ। जैसे टा, टा कैसे है, एक और यहाँ और फिर उसको जीभ के साथ अटैच करके बुलाएगा, तो ये मुद्रा कहलाए, मुद्रा। तो मुद्रा, री, री, बर बोलिए तो लगेगा कि जीभिया जो है दांतवा के ऊपर जो मसूड़वा है ओकरा में जाके बार बार ठोका रहा है। टा, टनाक मारी मारेगा किसको, ये वाला तालु जो है ना, दांत के जस्ट नीचे, और जीभ रोक के हटावेगा तो आवाज निकलेगा टा, टनाक से। ठा, डा, ढा, टमारी ना, रा, 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 सा है तो आवाज निकल रहा, तो ये हो गया मूर्धा से। अब दंतेना, ये दांत से बोलेगा, टा लगा, दांतवा के चापिएगा। टा बोले थे तो दांत को नहीं, दांत से जीभ चापे नहीं थे, जीभिया मोड़ाया था। टा आगे जीभ मोड़ाया, वहां गया और एक बार जीभिया खुला तो आवाज आया टा। लेकिन इसमें होता है क्या, देखिए टा चाप के उता छोड़ता है, टा, ठा, सब बार हमेशा जीभ क्या है, दांत और तालु के बीच में एक से चपा रहा। टा, दा, धा, ना, ला भी ऐसा ही निकल रहा है। सा, ये सब एग्जाम में मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अगला संडे फिर से एग्जाम होगी। इस बार एग्जाम का ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा आसान है, लेकिन अगला एग्जाम जो होगा उसमें क्वेश्चन इससे भी रहेगा। मतलब बहुत मुश्किल हो सकती है, इतना आसान नहीं हो सकता है। तो ता, था, दा, धा, ना, ये दंत से हो गया, तो इसको दंत वर्ण कहेंगे। दंत वर्ण क्या कहलाएगा, दंत से उच्चारण को दंत वर्ण कहा जाता है। ओठ, ओष्ठ वर्ण, जो ओठ से उच्चारण होता है, ओठ से उच्चारण होता है उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे ऊ, ओठवा खराब हो जाएगा, कभी ठंडवा से ओठवा नहीं फट जाता है, गर्मिया से तो फट जाएगा, तो बोले में दर्द देगा। बार बार ओठ कभी सिकुड़ता है तो कभी ओठ फैलता है, तो इसे में दर्द देगा। तो क्या इसमें ऊ में क्या होगा, सम धार पूरा सिकुड़ गया इतना, ठीक है। ऊ, पा, फा, बा, हमेशा किसका यूज हो रहा है, ओठ का यूज हो रहा है। भा, मा, ये सब ओठ का यूज हो रहा है। कंठ और तालव्य,
तो कंठ वर्ण और तालु दोनों को मिला दीजिएगा तो कंठ तालु वर्ण कहलाया। और ये होता है ए और ऐ, ये दो कंठ तालु का यूज हुआ। अब कंठोस्थ वर्ण क्या होता है? कंठोस्थ यानी कंठ ओठ दोनों मिलाएंगे तो कंठोस्थ वर्ण कहलाएगा। कंठ और ओठ मिलाएंगे तो कंठोस्थ वर्ण कहलाएगा। जो ओ, इसमें कंठ से भी आवाज आ रहा है और चुक्का नियन मुंह भी बनाए पड़ रहा है तो ओ आओ। दंत्योष्ठ वर्ण तो इसमें दांत और ओठ मिल करके काम करेगा। कौन कौन मिलकर काम करेगा? दांत और ओठ। दांत और ओठ मिल करके काम करेगा तो वो कहलाया दंतोष्ठ वर्ण। जैसे वा, वा क्या कहलाया? वा। ठीक है ना, ये क्या कहलाया? वा। चलो कीप साइलेंस। ये दंतोष्ठ वर्ण हो गया। इसके अलावे नासिक के वर्ण है ना, नाक बंद कर लीजिएगा तो बोलना मुश्किल पड़ेगा। अंगा लगा कि नाक में भारी हो रहा है ना, नाक का भी जाम रहता है तो ये वर्ड बोलने में बहुत मुश्किल होगा। अंगा, अड़ा नहीं ना इसको बोल सकते हैं अंगा। न्या, टवर्गी ना, ना, मा, ये सब बोलने में लगा कि नाक वाला जो अंदर सुराग है ना वो दर्द दे रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक, नासिक के वर्ण हो गया। अब नोट में ये जो ना है ना, उच्चारण इसको अलग किया जाता है। जैसे अंगा, इष्टवर्गीय ना को ना नहीं बोला जाता है, लेकिन सारे लोग यहाँ ना बोलते हैं। यही आप उत्तर प्रदेश तरफ जाओगे या दक्षिण भारत में जाओगे तो इस ना को बोलने का जो उच्चारण है, जैसे मान लिया जाए गणतंत्र दिवस, ऐसा लिखाता है गणतंत्र दिवस, हम लोग गणतंत्र कह देते हैं, लेकिन ये गणतंत्र नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ते हैं गणतंत्र दिवस। अड़ा का यूज होता है गणतंत्र दिवस, समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे बिहार के अधिकतर एरिया में, सब एरिया में गलत पढ़ा जाता है। ठीक है ना, और ये गलत है। लेकिन अगर कोई टीचर अच्छे लेवल का हिंदी में रहते हैं, संस्कृत में, तो उनको आप देखिएगा कि ये टवर्गी ना को ना नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, उसको अड़ा जैसा यूज करेंगे और इसका नाम, स्पेशल नाम क्या होगा? अड़ा। तो गणतंत्र दिवस। ठीक है ना। आगे जैसे ये देखिए, ना अनुनासिक मूर्धन्य वर्ण है जो अड़ा के जैसा, अंगत अड़ा के तरह शब्द के अंत में आता है। इसके कुछ अपवाद भी है। अब तो इसको क्या बोलेंगे? परिणाम नहीं बोला जाएगा, इसको बोलेंगे प्रणाम। इसको ना के जैसे यूज किया जाएगा, लेकिन जब आएगा, क्या कहा था, अंत में आएगा तो उसको अंगा के जैसे बोलेंगे। ठीक है ना। अब इसको क्या बोलेंगे? प्रणाम। प्रणाम नहीं ना कहेंगे, इसको अपवाद है ये। और नहीं तो सबको आपको इसको गणतंत्र दिवस जैसे बोले थे ना, वैसे ही अड़ा के जैसा इसका यूज किया जाएगा। अगला है घोष से ध्वनि। नेक्स्ट क्या है? घोष से ध्वनि। टाइम देखिए, घोष से ध्वनि कहता है वर्णमाला के कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में स्वतंत्रित परस्पर झंझकृत उत्पन्न करती है, मतलब झंझना देता है बोलने से। ठीक है, जैसे गा बोलिएगा जा तो लगेगा ना एकदम कस के मुंह अंदर वाला एरिया झंझना गया। जा, दा अंदर हिला के बोलता है, इसे है ना। बा तो झंझना के ये आवाज निकालता है, तो इसलिए झंझना मतलब झंकृत आवाज में, तो इसको घोष ध्वनि कहते हैं। तो घोष ध्वनि कौन कौन है? गा, जा, द, ब, या, र, ला, व, हा, ये सब कितना कौन सा ध्वनि कहलाया? घोष ध्वनि। अनुतान, इंटोनेशन, अनुतान यानी इंटोनेशन। तो कहता है उच्चारण में सुर और तान के पीछे ध्वनि को अनुतान कहते हैं। इसे अर्थ परिवर्तन सुर भी कहा जाता है। जब हम बोलते हैं तब ध्वनि के अथवा वाक्य के सुर लहर रहती है। जैसे अच्छा बोल के नहीं रुक सकते, अच्छा है ना, डिजाइन से बोलिएगा इसको। बस, खाली बस नहीं, बस बोलना था, बस। तो उसमें आपको क्या कैसा होगा? तो लगेगा कि जैसे गाना गा रहे हैं, है ना, सुर और ताल मिला रहे हैं। तो ऐसा एकदम खींच के उसको बोलना होता है। इसका हाँ, हाँ कोई बोलता है हाँ नहीं, हाँ
तो ये सब जितने वर्ड्स हैं, अच्छा, बस, हाँ, तो ये सब वर्ड में क्या आई, तो सुर और तान के, इसके पीछे सुर और तान का यूज होता है, खींच करके बोला जाता है, डायरेक्ट शब्द का यूज नहीं किया जाता है। अनुतान एक प्रकार का सुर लहर होती है जो सभी घोष ध्वनियों में भी मौजूद होती है। जो घोष ध्वनि अभी देखे थे ना, ठीक है, जा, गा, ये सब, तो उसमें भी ये चीज मौजूद रहती है, ठीक है ना। इसके अलावे अब देखिए, इस प्रकार से वर्ण विचार लगभग समाप्त हो गई। अगला आता है शब्द विचार। नेक्स्ट क्या है, शब्द विचार। टाइम हो गया क्या? अब शब्द विचार अगले क्लास में देखते हैं।